हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 12 हिस्ट्री को। ठीक। और हम एक एक करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और मैं इन वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपको एज अ समरी बताऊं, है ना। मैं एक एक लाइन करके नहीं डिस्कस करूंगा, ताकि आपका जो मकसद है यहाँ करके पढ़ाई करने का, कि फटाफट पढ़ सकें, वो पूरा हो सके। क्योंकि एक एक लाइन करके हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एज अ समरी इसको पढ़ें और बेहतर तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर कवर करें। ठीक है। चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। आपको सारे के सारे वीडियोस आपके यहीं पे मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करना। ठीक है। चलो, हिस्ट्री हिस्ट्री से आप क्या समझते हो? हिस्ट्री एक तरीके से आप देखो, हिस्ट्री को ना स्टोरी की तरह लेके चला करो, कि कहानी सुनने आनी। कौन सी कहानी? जैसे हम बचपन में नहीं सुनते थे राजा महाराजाओं की कहानी, सेम वही चीजें हैं। ठीक। बस थोड़ा सा इसमें आपको ये है कि ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों को। और जिस तरीके से उसमें स्टोरीज में कहानियां होती थी, यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। बस यही है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है? एक्चुअली स्टडी है पास्ट इवेंट्स का, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, राज कौन कौन राजा हुए, उन्होंने किन किन के साथ लड़ाइयाँ की, है ना, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम। साथ में हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि उस जमाने में सोसाइटी कैसी थी, है ना, उस जमाने में इकोनॉमी कैसी थी, है, उस जमाने में कल्चर कैसा था। इस सब चीज़ों के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। खास करके आजकल जो है सोसाइटी और इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हिस्ट्री में आजकल के ज़माने में। अब क्वेश्चन उठता है कि यार, पुराने ज़माने की हिस्ट्री कैसे पता चलेगी हमें? इतनी पुराने ज़माने की है हिस्ट्री, बहुत पुराने सालों की, जैसे हजारों साल पुरानी है ना, लाखों साल पुरानी हिस्ट्री, उसके बारे में हम कैसे जानते हैं? क्या रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं? कैसे पता चलता है हमें कि वो चीज़ें सच है या गलत है? तो इन चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है। उन मेथड्स को हम इस फर्स्ट चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से मेथड्स हम देखेंगे। तो सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यही क्वेश्चन है ना, कि हम किस कौन कौन से सोर्सेज से करते हैं। अब देखो, कई जगह जो है ना, जो हमें कई जगह तो रिटन सोर्सेस मिल जाते हैं, है ना, उनको पढ़ के हम समझ सकते हैं। लिखा हुआ है, कौन लिखते थे? लिखने वाले बहुत सारे थे। और बहुत किसी ने लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ भी हमें मिल रहा है। जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे इंडिया में, है ना। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फाहियान आया था, हिंसांग आया था, है ना। इस तरीके से ग्रीक्स के भी थे। आप जानते हो मेगास्थीनस वगैरह थे इंडिया में, है ना। तो बहुत सारे लोग इंडिया आए। अरब्स के भी बहुत सारे आए। उनके अरब्स और पर्शियंस के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपके स्कोप से बाहर है। वरना आप इतना तो जानो कि हाँ, अरब के भी लोग भी आते थे इंडिया में, है ना। वो लोग भी आकर के इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा उन्होंने। ठीक। तो इस तरीके से पूरी दुनिया से लोग आते थे इंडिया में। इवन जो आपके रोमन ट्रेड हमारा चलता था रोम के साथ, तो रोमन भी इंडिया आते थे बहुत ज़्यादा। तो सबने कुछ ना कुछ लिखा है। साथ में हमें कहाँ मिलता है? स्टोन्स पे इंस्क्राइब चीज़ें मिलती हैं, है ना। और फिर आपकी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स है, हिंदू टेक्स्ट बुक्स है। हिंदू के कितनी सारी हिंदू हिंदुज़्म में कितनी सारी आपकी टेक्स्ट बुक्स है ना। जैसे आपके पुराण है, उपनिषद है, ब्राह्मणास है, अरण्यक्स है ना। और उस तरीके से जैनिज्म की बुक्स हैं, बुद्धिज्म की बुक्स हैं। ये सब भी तो पुराने जमाने की है ना। 600 BC के आसपास की हैं जैनिज्म बुद्धिज्म की किताबें, तो कितना पुरानी हो गई वो। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ से पता चल जाती हैं। हिस्ट्री वहाँ कहीं ना कहीं लिखी हुई होती है। यहाँ तक कि आप देखो कि कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि हर्षवर्धन को चालुक्य रूलर पुलकेशिन ने हराया है, कहीं भी मेंशन नहीं था। लेकिन पुलकेशिन ने एक जगह इंस्क्राइब करवाया हुआ था कि उसने हर्षवर्धन को हराया था। तो इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ एक बुक्स है, उनके राइटर के नाम जहाँ तहाँ मेंशन है, वो आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हर्षवर्धन के राज्य के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया हर्षचरित्र में, लेकिन और लिखने वाला कौन था? बाणभट्ट। लेकिन उसने बहुत बढ़ा चढ़ा के भी लिखा है, क्योंकि भाई उसको राजा सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था कि हाँ, तुम बस बैठो, खाओ, पियो, ऐश की जिंदगी जियो, लेकिन बस लिखना है तुमको मेरे बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के तो लिखेगा ही लिखेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास सोर्सेज हैं। इवन आप देखो, महाभारत में भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। उस जमाने के हमें जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में पता चलता है, उस जमाने की सोसाइटी के बारे में पता चलता है, उस जमाने में रिलीजियस क्या था उसके बारे में पता चलता है हमें महाभारत से, है ना।
चलो, तो सबसे पहले हम लोग रिलीजियस टेक्स्ट के ही सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेस कौन सा है हमारे पास? सबसे पहले रिलीजियस टेक्स्ट है। तो रिलीजियस टेक्स्ट में कौन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? वेद्स। आपने वेद का नाम तो सुना ही होगा, है ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना? अथर्ववेद, चार वेद है ना? चारों वेद के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कब लिखे गए थे? 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी के पीरियड में। अब ऐसा तो था नहीं कि एक ही दिन में लिख दिया, एक ही महीने या एक ही साल में लिख दिया गया इन वेद्स को। काफी लंबा टाइम लगा, 1000 साल का टाइम पीरियड है जब ये चार वेद लिखे गए, ठीक है? उनमें भी सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक। ऋग्वेद तो आपका जो है सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है? बाकी के वेद बाद में आए थे। तो हम डिस्कस कर रहे थे ऋग्वेद के बारे में ना। ऋग्वेद सबसे ज्यादा पुराना वेद है और बाकी एज कंपेयर टू बाद के वेद है, ठीक है? तो ऋग्वेद में, इन सब वेद्स में कहीं ना कहीं प्रेयर्स हैं, ठीक है ना? प्रेयर्स के बारे में आपके ऋग्वेद में तो प्योरली प्रेयर्स ही प्रेयर्स हैं, भगवान की प्रेयर्स के बारे में। और जो बाकी के वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें प्रेयर्स भी हैं, बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में बात की गई है, मैजिक्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं इनमें, ठीक है? इसके बाद आते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या, उपनिषद में क्या है? आपका फिलोसफिकल डिस्कशन है, आत्मा, परमात्मा, इस सब के बारे में, ठीक? और उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है, ठीक? तो ये बात हो गई आपकी वेदों के बारे में। अब और कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है? रामायण और महाभारत, है ना? इनको माना जाता है कि लगभग लगभग 400 एडी के आसपास में इनका लिखा गया था इनको, ठीक है? महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने, है ना? इसमें कहा जाता है कि 8800 वर्सेस थे पहले तो, ठीक? मतलब उसमें जो श्लोक थे ना, 8800 श्लोक थे, वर्सेस मतलब श्लोक। और इसको पहले बोला जाता था जय गीता, जय गीत बोला जाता, जय गीत। गीता लिखा हुआ है लेकिन उसको पढ़ना है जय गीत। महाभारत को पहला नाम क्या था? जय गीत, ठीक है? नाम से ही पता चल रहा है, सॉन्ग डीलिंग विद विक्ट्री। लेकिन बाद में इसका एक्सपेंशन हुआ और ज़्यादा, और एक्सपेंड करके ये बन गया कितना बड़ा? 24,000 वर्सेस का, मतलब सीधा 3 गुना हो गया। देख लो, 8800 से 24,000 वर्सेस का बन गया। फिर इसको बोला जाने लग गया भारत, ठीक? क्यों? क्योंकि ये उस जमाने में जो भारत राजा होते थे, उनके वैदिक ट्राइब्स के डिसेंडेंट्स ने इनको एक्सपेंड किया था, उनके पैट्रोनेज में लिखा गया था, तो इस चलते इसको भारत बोला जाने लग गया। फिर इसको और बड़ा बनाया गया, ठीक है? अब देखो, 8,000 टू 24,000 टू 24,000 का सीधा 4 गुना कर दिया गया। 25 चौक 100 होता है ना, तो 4 गुना कर दिया गया, 96, 1 लाख वर्सेस का, ठीक? अब इसका नाम कर दिया गया महाभारत, ठीक? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, 4,000, 24,000, फिर 1 लाख वर्सेस, ठीक? फिर इसका नाम महाभारत हो गया इस तरीके से। उसी तरीके से रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है। ये पहले 6,000 वर्सेस की थी, बाद में ये 12,000 वर्सेस की हुई, और फाइनली 24,000 वर्सेस की। मतलब आप देख रहे हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इसमें एडिशन होता चला गया, है ना, बहुत सारी चीजें। तो इन चीजों को लेकर के देखो, अभी तो आपको नहीं पढ़ना, बट आगे चल के जब आप एमए में पहुंच जाते हो, तो कई बार इन चीजों को ना क्रिटिकली भी देखा जाता है कि घटना कब हुई, और लिखा गया हजारों साल बाद उसको। तो कहीं ना कहीं मैच कर पाना चीजों को बड़ा मुश्किल हो पाता है ना? खैर, तो एक अर्ली वैदिक पीरियड था, एक पोस्ट वैदिक पीरियड था, है ना? पोस्ट वैदिक पीरियड किसको बोलते हैं हम? जो 600 बीसी के आसपास का पीरियड है, ठीक है? उस जमाने को हम कहते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। अब इस जमाने में ना बहुत सारे रिचुअल से रिलेटेड लिटरेचर सामने आता है, जिनको बोला जाता था सूत्र, ठीक? किससे रिलेटेड? आपके रिचुअल से रिलेटेड। अब देखो, गृह सूत्र सब जानते हो। गृह सूत्र क्या था आपका? सेरेमनीज लाइक मैरिज की, फ्यूनरल्स की, है ना, या छोटे मोटे जो घर के किसी का जन्म होता था तो नामांकन होना है, तो ये सब एक रिचुअल्स का पूरा लिटरेचर लिखा गया था इसके बारे में, कैसे कैसे करना है। तो वो गृह सूत्र था, ठीक? एक और आपका था श्रौत्र सूत्र। श्रौत्र सूत्र कब परफॉर्म किया जाता? जब ग्रैंड पब्लिक सैक्रिफाइसेस होती थी। ग्रैंड पब्लिक सैक्रिफाइसेस में कौन कौन सा आपका है? बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ किया करते थे। कौन से? राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, है ना? ये सब जो यज्ञ होते थे बड़े बड़े, उनको किसके हिसाब से होते थे? वो श्रौत सूत्र में जो लिखे हुए रूल्स थे उनके हिसाब से। और ये कब लिखा गया था? 600 से 300 बीसी के बीच में इनको माना जाता है लिखा हुआ, ठीक?
फिर आपका आता है रिलीजियस बुक्स, जैन बुद्धिस्ट बुक, मैंने आपको पहले ही बोला। जैन बुक्स पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है। मेन 3 बुक्स हैं जो सबसे पहले लिखी गई थी, उनको त्रिपिटक बोला जाता है, सुत पिताका, विनय पिताका और अभिधम पिताका। उसके बाद में एक बार फिर से आती है आपकी, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, आज 2 कॉल आ गई बीच में। चलो, तो सुत पिताका, विनय पिताका, अभिधम पिताका, ये पुरानी किताबें थी। उसके बाद फिर ना और भी किताबें आई बुद्धिज्म में, जिनको जो मेजर बुक है, सबसे मानी हुई बुक है, उसको जातक्स कहा जाता है। जातक्स में ना भगवान बुद्ध की पुराने जन्मों की सारी कहानियां लिखी हुई है कि वो पुराने जन्म में उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ठीक है। और माना जाता है कि उनका आखिरी जन्म जो था वो ऐसा गौतम बुद्ध था, और लगभग लगभग उससे पहले वो 550 बार और जन्म ले चुके थे, ठीक। तो हर बर्थ की स्टोरी को बोला जाता है जातक, ठीक है ना। और इन कहानियों से हमें पता चलता है उस जमाने में किस तरीके की सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ठीक है, फिफ्थ सेंचुरी से लेकर सेकंड सेंचुरी के बीच में। फिर जैन लिटरेचर भी भर भर के है। अब जैन लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में, जैन लिटरेचर प्राकृत में, ठीक है। और इनका कंपाइलेशन कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ था, एक जगह है वल्लभी करके, वहां पे लिखी गई थी ये। और इनको बोला जाता है अंग्स। और ये फिलोसफिकल कंसेप्ट, जितने भी जैन के फिलोसफिकल कंसेप्ट है वो इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। अच्छा हुआ कि अभी ये इतना सा ही पढ़ना, आगे चल के बड़ी क्लासेस में और भी इनको डिटेल में पढ़ना है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक किताबों के नाम, क्या क्या लिखा हुआ, उनमें कौन कौन से रूल्स हैं, वो सब भी पढ़ना है तुमने आगे चल करके, ठीक है। तो अगला अपना क्या है? अगला है आपका पढ़ना सेकुलर लिटरेचर। ये तो हमने रिलीजियस लिटरेचर पढ़ लिया। अब सेकुलर लिटरेचर कौन कौन से थे? अब उस जमाने में ना राजा महाराजा तो थे ही है ना, तो लॉ बुक्स भी लिखी गई। राजा ने बोला हुआ कि लॉ बनाओ, क्यों भाई, उस जमाने में भी होता था, चोरी होती थी, मर्डर होता था, एडल्ट्री, एडल्ट्री मतलब होता है कि एडल्ट्री को कैसे बोलोगे आप हिंदी में? एडल्ट्री होता है कि अगर मतलब व्याभार, व्याभिचार बोला जाता है। व्याभिचार का मतलब होता है कि अगर कोई अपनी वाइफ होते हुए भी किसी और के साथ भी रिलेशन रख रहा है, या वुमन है कोई, वो अपने हस्बैंड होते हुए भी किसी और के साथ रिलेशन भी रख रही है, तो इसको बोला जाता है एडल्ट्री, ठीक है। तो इन सब के लिए पनिशमेंट बनाएगा, तो पनिशमेंट के लिए लॉ बुक होनी जरूरी है ना, तो वो धर्मशास्त्र लिखे गए। तो इन्हीं में से एक अर्लीस्ट बुक का नाम है मनुस्मृति, आज भी बड़ी फेमस है मनुस्मृति, है ना। इसका पहला ट्रांसलेशन ब्रिटिशर्स ने किया था, जिसका नाम दिया गया हिंदू कोड ऑफ लॉ, है ना। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक सब जानते हैं, कौटिल्य ने लिखी थी, अर्थशास्त्र, मौर्य पीरियड में ना। और इससे हमें किस बारे में पता चलता है? इंडियन इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी ना, कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक ग्रामर पे, अष्टाध्यायी, किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी थी। ये कब लिखी गई थी? अराउंड 700 बीसी के आसपास। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपको कुछ एक बुक्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, और किसने लिखी थी वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये बुक्स हैं, और इनका नाम भी याद रखना है आपको, राइटर का नाम भी याद रखना है, ठीक। उसके बाद आता है आपका गुप्त पीरियड, शुरू हो जाता है मौर्य के बाद, है ना। तो गुप्त पीरियड में कालिदास जी थे। कालिदास जी का नाम कौन नहीं जानता है? उनके बुक्स के नाम याद कर लो, अभिजान शकुंतलम, ऋतु संहारा और मेघदूतम। अभिजान शकुंतलम और मेघदूतम का नाम तो सभी जानते हैं, ऋतु संहारा एक याद रख लेना, ठीक है। इससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में। देखो, 2-3 ही चीज आपको लिखनी है हर जगह, हर किताब के बारे में। उनसे क्या पता चलता है हमें? सोशल लाइफ के बारे में, कल्चरल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में, और इकोनॉमिक के बारे में। अगर पॉलिटिकल नहीं भी पता चल रहा है तो इकोनॉमिक के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा। सोशियो इकोनॉमिक तो 100% हमें पता चलता है कि किस तरीके की थी, है ना। क्योंकि सोशल लाइफ जैसी होगी उसी से पता चल जाएगा कि हाँ भी वहाँ लोगों में गरीबी थी, कि लोग अच्छा खा पी रहे थे, अच्छे कपड़े पहन रहे थे, उससे पता चल जाएगा इकोनॉमी का वहाँ के, है ना। फिर हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में भी एक किताब है हमारे पास, राज तरंगनी, ठीक। किसने लिखी थी जी? कलहन ने लिखी थी। ये कब लिखी गई थी? 12th AD में, ठीक। फिर नॉन रिलीजियस बुक्स में और क्या हो सकती है? तो बायोग्राफीज हैं बहुत सारी लिखी हुई, ठीक है। और ये बायोग्राफीज ज्यादातर किसने लिखी है? राजाओं के पोएट्स ने लिखी है। उन्हीं में से एक था हर्ष चरित्र है एक किताब, जो कि हर्षवर्धन के बारे में लिखी है बाणभट्ट ने, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था इसको, है ना। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट सेकुलर लिटरेचर है वो है आपका संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर साउथ इंडिया का लिटरेचर है, ठीक है, और तमिल में लिखा हुआ है।
इसमें कुछ भी रिलीजन के बारे में नहीं है, ठीक। संगम बोला जाता था जब ना असेंबली होती थी, ठीक, चीफ्स की, किंग्स की, और लोग मिलते थे, है ना। संगम होना, नदियों का संगम कब होता है? जब दो नदी मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सारे किंग्स और चीफ्स वगैरह एक जगह पे मिलते थे टाइम टू टाइम, है ना। और उनके साथ बहुत सारे उनके कोर्ट पोएट्स आते थे। कोर्ट पोएट्स आके एक दूसरे के अपने राजा के बारे में बखान करते थे, गाना गाते थे, है ना। बताते थे दूसरे राजाओं को कि हाँ, हमारे राजा ने इस ड्यूरेशन में ये चीजें की। तो उन चीजों को लिखा भी गया, ठीक है, बाद में। और लिख करके वो आज तक कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है, हमारे पास आज भी है। और उनमें से दो एपिक्स बहुत ही फेमस हैं, शिल्पादिकरम एंड मानिक मेकलाई, ठीक। और संगम लिटरेचर का मेजर सोर्स जो है, वहां से हमें क्या पता चलता है? इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला था कि ज्यादातर लिटरेचरों से हमें क्या पता चलेगा? सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटी के बारे में पता चलेगा। और ये कब से कब के बीच में लिखी गई थी? 300 बीसी से लेकर 380, मतलब 600 साल का लिटरेचर है ये। और ये ज्यादातर आपकी पोएम्स के फॉर्म में है ना, मैक्सिमम। और संगम लिटरेचर में जो भी चीजें मेंशन की गई है ना, उनको आर्कियोलॉजिकली भी हमने पाया है कि सही है। और साथ में फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे और उन्होंने जो लिखा, उनमें भी वो चीजें सही पाई गई, ठीक है। तो इन्होंने मेंशन किया, वही फॉरेन ट्रैवलर्स ने भी मेंशन किया अपने लिटरेचर में, तो पता चलता है कि हाँ, बिल्कुल सही है ये, ठीक। चलो, अब अगला सोर्स हमारे पास क्या है हिस्ट्री जानने का? नॉन लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज तो हमने दुनिया भर के देख ली, किताबें ये दुनिया भर की, है ना, रिलीजियस, सेकुलर, सब देख लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे नॉन लिटरेरी सोर्सेज, जो लिटरेचर से रिलेटेड। तो सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास? इंस्क्रिप्शन आता है। इंस्क्रिप्शन क्या है? जहां तहां ना पत्थरों पे खोद करके लिख दिया जाता था, है ना। जैसे स्टोन पे, सिर्फ पत्थर में ही नहीं, मेटल्स पे भी लिख दिया जाता था। इवन टेराकोटा पे भी। टेराकोटा क्या होता है? गीली मिट्टी करते थे, उसके ऊपर लिख दिया, बाद में सुखा दिया, तो वो बन गया ना टेराकोटा। उसको टेराकोटा बोला जाता। मेटल, मेटल के ऊपर भी लिखा जाता था। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एक सेकेंड ना। देखो, गूगल कर लेते हैं भाई, अभी आपको क्लियर कर देते हैं सारी चीज। कॉपर मेटल प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये लो इमेजेस, ये लो जी, आपकी आ गई, ये देख लो, है ना। ये देखो कितनी सारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, देख लो, लिखी हुई। और ये देखो पत्थरों में इस तरीके से बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता था। आप साउथ इंडिया जाओगे ना मंदिरों में, कभी नॉर्थ में तो कम दिखते हैं, लेकिन नॉर्थ में भी है। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। नॉर्थ में भी देखो आज भी ये चीजें होती है कि आप कहीं किसी मंदिर जाओ, तो जिसने डोनेशन दिया होता है वो अपना नाम लिखवाया था। तो ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? पुराने जमाने से ही आई है ना। तो पत्थरों पे लिखवा दिया जाता था, इसने डोनेशन किया, इसने पैसा दिया, ये सब चीजें लिखवाई जाती थी तब भी। साथ में राजा महाराजाओं के बारे में भी लिखा जाता था। तो देख लो, जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये कॉपर प्लेट्स हैं। ये देख लो कॉपर की प्लेट्स हैं, कॉपर इस कलर का होता है ना। कॉपर की प्लेट्स के ऊपर लिखवाया जाता था, ठीक है। स्टोन पे तो आपको समझ में आ ही गया। और टेराकोटा का भी आपको दिखाया था, टेराकोटा इंस्क्रिप्शन भी आपको दिखा देते हैं भाई। ना आप कहोगे कि सर आपने वो नहीं दिखाया, टेराकोटा इंस्क्रिप्शन, ये देखो, है ना। मिट्टी को क्या किया उन्होंने? मिट्टी पे, गीली मिट्टी पे लिखा, और लिख के मिट्टी को सुखा दिया, है ना। तो उसके ऊपर रह गया अक्षर, है ना। ऐसे दुनिया भर के हमें मिले। अब स्क्रिप्ट अलग अलग है, वो अलग बात है, पर इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, है ना। चलो, होप आपको ये दोनों तीनों चीजें क्लियर हो गई हो। मेरा मकसद था कि आपको बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए चीजें, कोई डाउट नहीं हो बाद में कि ये क्या चीजें होती हैं। तो इनमें क्या रिकॉर्ड किया जाता था? मेनली यहाँ पे अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज, आइडियाज, है ना, जो राजा चाहता था वो चीजें, ठीक। राजा ने क्या क्या अचीव किया, वो चीजें कर दी जाती थी। क्या क्या वो एक्टिविटी करता था, वो भी, वो क्या सोचता था, वो सारी चीजें भी लिखवा दी जाती थी। और ये नॉर्मली किंग्स ही करवाते थे, खुद ही लिखवाते थे पैसा दे करके, है ना। और इनको लिखता कौन था? पोएट्स वगैरह रहते थे। मान लो, हो सकता है पोएट खुद से नहीं करता हो, लेकिन वो बताता था ना जो पत्थर को तराशने वाले बंदों को कि हाँ ये लिखो, ठीक है। तो पोएट्स साथ में रहते थे, और इनको बोला जाता था प्रशस्ति, ठीक। जो पोएट्स लिखते थे प्रेस किंग्स और पैट्रॉन्स के बारे में, उसको प्रशस्ति बोला जाता था, ठीक। और गजब की बात तो यह है कि कुछ एक इंस्क्रिप्शंस में हमें डेट्स भी मेंशन्ड मिली है, ठीक है।
ज़्यादातर जो अर्ली इंस्क्रिप्शंस हमारे मिली हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में है, क्योंकि प्राकृत पहले एक कॉमन लैंग्वेज होती थी ऑर्डिनरी पीपल की, जैसे आज हिंदी है तब तक प्राकृत होती थी। लेकिन बाद के जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो आपके तमिल और संस्कृत में मिलते हैं। ठीक, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाने वाला था वो मौर्य किंग अशोक था, और उसके जितने भी इंस्क्रिप्शन वो प्राकृत लैंग्वेज में थे। हाँ, स्क्रिप्ट अलग अलग जरूर उसकी रही, जैसे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में पहले लिखवाया उसने नॉर्थ, फिर नॉर्थ ईस्ट में वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखवाता है, आरामाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट भी लिखवाता है वो अफगानिस्तान में। इंडिया अफगानिस्तान तक था, देखो अपना पुरानी हिस्ट्री, है ना, क्योंकि वहाँ के लोग वही लैंग्वेज समझते थे, उसने वही लैंग्वेज में लिखवाया वहाँ पर। फिर ब्राह्मी पर बहुत सालों तक ना इनको समझा नहीं जा सका बीच में, है ना, कोई नहीं पढ़ पाता था। लेकिन बाद में इसको डेसिफर किया, मतलब पढ़ पाया कौन, जेम्स प्रिंसेप नाम का ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने 1837 में इसको पढ़ा और सब जान पाए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, और खरोष्टी राइट टू लेफ्ट, उर्दू की तरह। अब अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें क्या मिला हमें, रिलीजियस थे ज़्यादातर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में लिखा हुआ था उसके, दो चीज़ें हैं उनके इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो इसी तरीके से जो डेक्कन का एरिया है वहाँ के सातवाहना किंगों ने भी अपना इंस्क्रिप्शन बहुत सारे करवाए। फिर अभी मैंने बताया था कि इन इंस्क्रिप्शन में हम बहुत ज़्यादा डोनेशन देने वालों के भी मेंशन होता है नाम वगैरह, है ना। हालांकि इन सब की एक लिमिटेशन भी है इन इंस्क्रिप्शंस की। क्या होता है कई बार ना, टाइम के साथ साथ पत्थर धीरे धीरे पानी के साथ, बारिश वारिश रेत वेत से घिस के वो जो वर्ड होते हैं वो मिट जाते हैं, है ना, तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इन्फ्लुएंस निकालना मुश्किल हो जाता है कि क्या है। इसी तरीके से कॉपर प्लेट पे भी होता है, कई बार वो धीरे धीरे घिस जाती है, तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है कि क्या है। टेराकोटा भी वैसे टूट टाट गई तो मुश्किल हो गया अब क्या लिखा हुआ था। तो ये इनका एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। ठीक है, क्वाइंस, क्वाइंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। क्वाइंस को स्टडी को क्या बोलते हैं हम, न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं, सबसे पहले तो ये याद रखो। ठीक है, अब क्वाइंस में, क्वाइंस को देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है, और क्वाइन किस चीज का बना हो उससे भी बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है उस जमाने के बारे में। नॉर्मली जो पुराने क्वाइंस थे वो हमें किस किस चीज के बने हुए मिले हैं, कौन से मेटल से, कॉपर तो बनेगा ही, कॉपर सिल्वर गोल्ड और लेड के मिले हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो ये क्वाइंस होते थे वो पंच मार्क्ड क्वाइंस होते थे, मतलब डायरेक्ट उन पे कुछ पंच मारा हुआ था, कोई कोई फिगर का, चांद सूरज या कोई देवता वेवता, है ना, डायरेक्ट होते थे पंच मार्क्ड। 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में ये सिल्वर और कॉपर के ज्यादातर थे, हैं। इन पे जो राजा होता था उसका इमेज होती थी, नाम होता था। ये ज्यादातर इंडो ग्रीक वालों में तो यही होता था, है ना। फिर कुशान्स आए रूल करने जब इंडिया में, तो उन्होंने पहली बार क्या चालू किया, गोल्ड के सिक्के चालू किए। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड के सिक्के गुप्त पीरियड में आए, वो भी गुप्त पीरियड का अर्ली फेज में। ठीक है, लेटर फेज में नहीं, गुप्त पीरियड के अर्ली फेज में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स निकाले गए, और बहुत प्योर गोल्ड कॉइन होते थे गुप्त पीरियड में। ठीक है, कॉइन से हमें क्या पता चलता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का पता चलता है वहाँ का, क्योंकि कॉइन से आप कोई चीज़ खरीदते लेते जाते हो ना, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ कितनी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी। और उस जमाने में ये भी था कि देखो जो गिल्ड्स और एसोसिएशन होती थी मर्चेंट्स की, वो भी अपने कॉइन्स को कर सकते थे, सिर्फ रूलर ही नहीं, वो भी अपना कॉइन्स चलाते थे। तो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस जमाने में क्राफ्ट और कॉमर्स का, इससे पता चल सकता है ना। फिर कॉइन्स उस जमाने में गॉड्स को भी करते थे, है ना, रिलीजियस सिंबल्स भी मेंशन करते थे, तो हमें उस जमाने के रिलीजन के बारे में भी कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कॉइन से। ठीक, फिर आर्कियोलॉजी। ठीक है, अब हम आर्कियोलॉजी के बारे में देखेंगे। अब देखो आर्कियोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। आर्कियोलॉजी भी बहुत ही जबरदस्त सोर्स होता है हमें पास्ट के बारे में बताने में। कैसे, हम क्या करते हैं आर्कियोलॉजी में, खुदाई करते हैं, है ना। खुदाई से हमें पता चलता है कि जो नीचे से चीजें निकल के आती हैं, उन चीजों का एनालिसिस करके हम हिस्ट्री को रीराइट करते हैं, है ना। और ज्यादातर ये जो आर्कियोलॉजी है ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है किस हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए, हाँ। जब राइटिंग नहीं अवेलेबल थी उस जमाने के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। तो जो आप देखो इंडस वैली कल्चर है वो 2500 BC का है। अब वहाँ पे जो स्क्रिप्ट, वहाँ पे
रिटन में बहुत कुछ मिला हमें, लेकिन वो स्क्रिप्ट को अभी डेसिफर नहीं किया जा सका है ना। हमें पता ही नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है, पढ़ नहीं सकते अभी हम। बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं लिखा पढ़ा जा सका उसको। तो अब क्या दूसरा तरीका बचता है, जो वहाँ पे चीज़ें हमें दिख रही हैं, हम उसी के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों को। तो उसी से हमने उसको एनालिसिस किया है, हमें वहाँ पे दिखने को दिखा कि वहाँ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थी, है ना। हमें वहाँ पे वेल प्लान्ड अर्बन स्ट्रक्चर मिला, है ना। ब्रिक्स मिली, स्टैंडर्ड्स मिले, वेट्स मिले, स्टैंडर्ड वेट्स मिले आपके, प्लस आपका स्टैंडर्ड ब्रिक्स भी मिली आपकी। और क्या मिला था वहाँ पे, एग्रीकल्चर मिला हमें, एग्रीकल्चर के अ, साक्ष्य मिले एग्रीकल्चर से, हमें पता चला वहाँ पे लोग क्या खाते थे। शिप बिल्डिंग का मिला इवन, है ना, लोथल वगैरह में। प्लस आपका ट्रेड का मिला हमें, ट्रेडिंग भी होती थी मेसोपोटामिया वगैरह से, ग्रीक्स वगैरह के साथ। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चली, जब हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स को वहाँ पे स्टडी किया, और जो वहाँ से चीज़ें हमें मिली उनके बारे में हमने उसको पढ़ा। इवन हमें बहुत पुराने सभ्यता, यहाँ तक कि 7 लाख ईयर्स पुराना ह्यूमन टूल्स भी मिले हैं हमारे इंडिया में, है ना। तो साउथ इंडिया में सबसे पुराना एक हैंड टूल मिला था, एक्स, जो हैंड एक्स होती है वो मिली थी, है ना। तो वो आज तक की सबसे पुरानी है साउथ इंडिया की में मिली थी वो। तो अब देखो, इस तरीके से हमें पता चलता है कि हाँ, पुराने जमाने में लाइफ कैसी थी। इवन साउथ इंडिया में क्या करते थे लोग, जब उनके घर के लोग मर जाते थे तो उनको क्या करते थे, वो पिट में दफना देते थे, उसमें सब कुछ रखते थे वो, पॉटरी, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, खाना वाना सब कुछ रख दिया जाता था। और उसको ऊपर से वो क्या करते थे, इवन टूल्स भी रखते थे, वेपन्स भी रखते थे, ठीक है उनका। और ऊपर से हैवी स्टोन रख दिया जाता था, ठीक है। इन ग्रेव्स को क्या बोलते थे हम, मेगालिथ कहते हैं। इन ग्रेव्स को खोद करके हम फिर से उस जमाने की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है। अब अब क्वेश्चन उठता है कि फिर कैसे पता चलता है हमें कि ये कितनी पुरानी ग्रेव है ना, वहाँ पे कोई डेट तो लिखी भी नहीं है। तो देखो, हर आदमी के अंदर में ना, लिविंग ऑब्जेक्ट जो भी हो, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, है ना, या हम है, हमारे अंदर ना कार्बन का एक एटम होता है, कार्बन 14, ठीक है। वो रेडियो एक्टिव होता है, जैसे रेडियम नहीं होता है रात में चमकता है, तो वैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कार्बन 14। तो जब हम मर जाते हैं ना, तो वो क्या करना चालू कर जाता है, डिसइंटीग्रेट करना शुरू करता है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक वो डिसइंटीग्रेट नहीं करता उतना, लेकिन मरने पे वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है ना। तो धीरे धीरे वो खत्म होना चालू होता है। तो जब हम में कुछ बोन्स मिलती है वहाँ, है ना, या वुड मिलता है, तो हम उसका एनालिसिस करते हैं लैब में, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसका कितना डिके हो चुका है, कितना कार्बन 14 उसमें बाकी है। तो हमें पता चल जाता है कि कितना खत्म हो चुका है, तो उससे हमें पता चल जाता है हाँ, इतना पुराना है ये, ठीक। इसीलिए जो उस इलाके की क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना हमें हिस्ट्री के बारे, हिस्ट्री रीराइट करने में, ठीक। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स ने बहुत कुछ लिखा है इंडिया के बारे में, हमने पहले भी देखा है ना। क्या लिखा है जी, कौन कौन से राइटर आए थे, ग्रीक्स आए थे, रोमन्स आए थे, चाइनीज आए थे इंडिया में, हम सब जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ग्रीक एम्बेसडर कौन था, मेगास्थेनस था, जिसने कौन सी किताब लिखी थी, इंडिका। इससे हमें क्या क्या पता चला था, बहुत कुछ पता चला था, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, मौर्य पीरियड की, है ना। हालांकि ये जो ओरिजिनल बुक थी इंडिका, ये अब नहीं रही, है ना, लेकिन इसको कॉपी करके बहुत सारे लोगों ने, दूसरे राइटर्स ने अपनी किताब में लिखा था, और उनकी किताबें बची हुई हैं। तो उन्होंने रेफरेंस दे रखा था कि हाँ, इंडिका में से हमने ये लिखा है, वो लिखा है। क्योंकि देखो, हर किताब तो आप कोई ना कोई किताब पढ़ते ही हो ना, आप ये भी किताब पढ़ रहे हो, तो आप इसका कहीं ना कहीं मेंशन करोगे ना कि हाँ, मैंने उस किताब में ये पढ़ा था, ठीक। जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ लोगे और आप एक आंसर लिख रहे हो, तो आप लिखोगे ना कि हाँ, मैंने इस किताब में ये पढ़ा था, उस किताब में वो पढ़ा था, रेफरेंस दोगे ना फेमस से हिस्टोरियन का। तो वही होता है, तो वही राइटर्स करते थे। तो ओरिजिनल बुक तो खत्म हो गई, मिल नहीं पाई, तो दूसरे राइटर्स की बुक से हमें पता चलता है पूरे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इसी तरीके से ग्रीक और रोमन हिस्टोरियंस भी हुए, हाँ, और उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा। उनमें से 2 किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब ये किसने लिखी थी आज तक नहीं पता चला। ये देखो, ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इतनी इंपॉर्टेंट किताब है, ये इवन
आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं ना यूपीएससी वगैरह, उसमें भी ये आया हुआ है क्वेश्चन कि पेरिप्लस ऑफ द एथेंस किसने लिखी थी, और ऑप्शन दे देगा 3-4 नाम, आपको तो लगेगा हाँ यही है, लेकिन भाई इसके राइटर का आज तक पता नहीं चला कि किसने लिखी थी। ठीक। फिर टॉलेमी की ज्योग्राफी, ठीक, इससे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है इंडिया के बारे में, और किस तरीके से इंडिया का ट्रेड होता था ग्रीक्स के साथ, रोमन के साथ, है ना, कौन कौन सी कॉमोडिटी वो करते थे, कौन कौन से पोर्ट्स थे उस जमाने में, इन सब के बारे में हमें इन दो किताबों से बड़े अच्छे से पता चलता है। और उस तरीके से हमें सोशो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी पता चलता है वहाँ की, है ना। फिर चाइनीज ट्रैवलर थे फाहियान ह्वेनसांग। फाहियान तो आया था आपका किसके टाइम पे, गुप्तास के टाइम पे आया था, है ना, चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में। हर्ष ह्वेनसांग नालंदा यूनिवर्सिटी भी गया था, वहाँ पर रह के पढ़ाई भी की उसने उसने बहुत डिटेल में लिखा उसके बारे में। ठीक। तो आपके फॉरेन ट्रैवलर्स भी हो गए। अब चेंजिंग नोशंस ऑफ द हिस्ट्री, अब ये हम एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, क्या है भाई चेंजिंग नोशन ऑफ द हिस्ट्री। ये हिस्ट्री राइटिंग के बारे में है ना, कि हिस्ट्री राइटिंग किस तरीके से बदली है। अब देखो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे ना, वो कहते थे कि ना एंशियंट इंडियंस को हिस्ट्री लिखनी नहीं आती, उनको सेंस नहीं था, उन्होंने ये तक बोला है। पर देखो किस तरीके से हम उनको गलत करते हैं। हमारे, ठीक है, हम मानते हैं कि हमने तुम्हारे ऐसे हिस्ट्री नहीं लिखी, जरूरी थोड़ी है कि हम तुम्हारे पीछा करें या तुम्हारी ही चीज को हर जगह फॉलो करेंगे। हम अपना भी तो, हमारा स्टाइल था, और तुम, हम सब जानते हैं हम कितने हमारा गोल्डन फेज था इंडिया, है ना, कितनी हमारी सिविलाइजेशन एडवांस थी उस जमाने में। तो तो हम क्यों तुम्हारा पीछा करेंगे भाई, हमारा अपना तरीका था लैंग्वेज लिखने का, हिस्ट्री रिकॉर्ड करने का, तो हमने उस तरीके से लिखी, हमने हिस्ट्री को आपके लिखी है दूसरे तरीके से, हमने आपका वो यूज किया है, पुराण में हिस्ट्री लिखी है हमने, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसमें लिखा है कि कृति युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग है, और हर युग में कौन कौन से रूलर डायनेस्टीज थी, है? फिर बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस आप देख सकते हो हमारी पुराने जमाने की मिलती है, जहाँ पे किंग्स की जीनोलॉजीज के बारे में लिखा हुआ है ना। तो ये कहना कि इंडियंस को नहीं पता था हिस्ट्री लिखना, ये गलत है। ठीक है, हम तुम्हारे तरीके से हमने क्रोनोलॉजी हो सकता है एक एक डेट वाइज नहीं लिखी, लेकिन हमने बहुत कुछ लिखा, बहुत बेहतरीन तरीके से मेंशन कर रखा है आपने बुक्स में। फिर मॉडर्न रिसर्च में अगर देख लिया जाए तो माना जाता है कि 1765 में जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल और बिहार पे कंट्रोल कर लिया, तो उसके बाद एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री राइटिंग शुरू होती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने अब इंडियन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी की पढ़ाई करना चालू कर दिया अंग्रेजों ने इंडिया के बारे में। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हम इनको बारे में जानेंगे तो हम इनको बड़े अच्छे से गवर्न कर पाएंगे, इनके बारे में जान करके, इनकी हिस्ट्री कल्चर के बारे में जान करके। तो इसमें बहुत सारे माने हुए लोग आए सामने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत हुई 1734 में। इसी तरीके से एक बहुत ही जबरदस्त स्कॉलर थे, जर्मन स्कॉलर मैक्स म्यूलर, उन्होंने बहुत कुछ लिखा इंडिया के बारे में। ठीक है। फिर इवन क्रिश्चियन मिशनरीज भी बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेने लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि हाँ हमें भी पता हो तो हम आसानी से लोगों को कन्वर्ट कर सके, फॉल्ट, इनका फॉल्ट्स निकाल के कि इनके रिलीजन में क्या फॉल्ट्स है, ऐसा करके, है ना। फिर एक 1904 में विंसेंट ए स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके किताब लिखी, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके एक बुक लिखी उसने। ठीक है। और उसमें बड़े अच्छे तरीके से उसने मेंशन किया था कि हालांकि ये किताब जो थी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सोच से ही इंस्पायर्ड थी, और उसमें उसने ये दिखाने की कोशिश की कि देखो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में कितना जस्टिफाइड है, और अपना ही प्रोपेगेंडा चला है कि हाँ देखो हम लोग जो है इन लोगों का भले सोचते हैं, और हम भलाई का काम कर रहे हैं इंडिया में, जो हमारा रूल है। वरना पुराने राजा तो थे, वो उनका कोई लेना देना नहीं था जनता से, और वो जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। ये इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई इससे। फिर आप जानते हो बाद में उस जमाने में भी इंडियंस बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने लग गए, इंग्लिश भी पढ़ने लग गए, विदेश जाने लग गए थे लोग, वेस्टर्न एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा हो गए थे लोग, है ना। तो उनमें से कुछ एक नेशनलिस्ट सामने निकल के आते हैं, और उन्होंने बोला कि नहीं ये चीज़ें गलत है, ये जो ब्रिटिशर्स हिस्ट्री लिख रहे हैं हमारे बारे में, ये गलत है। तो उनमें से माने हुए हिस्टोरियंस कुछ एक थे, जैसे आर जी भंडारकर, वी के रजवाड़े जी, है ना। इन्होंने सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी फिर से इंडिया की, बहुत सारे सोर्सेस इन्होंने यूज किए, पुराने थे। पुराने सोर्सेस कौन कौन से थे हमारे,
जो लिटरेरी सोर्सेस तो थे ही थे, साथ में मिडिवल एज में ना मुगलों ने बहुत कुछ रिटर्न में लिखा था, है ना। पर्शियन पर्शियन लैंग्वेज में, अरेबिक लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो उनका भी सोर्सेज यूज करके उसने लिखा सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्री अपनी, है ना। हालांकि इन लोगों ने हमारे जो सोसाइटी में कुछ सोशल एविल्स भी थे, उनको भी क्रिटिसाइज किया, जैसे चाइल्ड मैरिज होती थी, कास्ट सिस्टम, वीडियो रिमोरेज को भी इन लोगों ने प्रमोट किया। फिर एक बहुत माने हुए हिस्टोरियन आए हमारे पीवी काने जी। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र करके एक किताब लिखी, जिसमें लिखा एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के बारे में खूब डिटेल में इन्होंने लिखा। ऐसे ही कुछ एक और भी स्कॉलर्स हुए, जैसे डी आर भंडारकर जी, ये बहुत ही फेमस, उन्होंने एक किताब लिखी इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। फिर एच सी राय चौधरी आए, इन्होंने भी रिकंस्ट्रक्ट किया एंशिएंट इंडिया को, है ना। और बी ए स्मिथ को काफ़ी क्रिटिसाइज किया इन्होंने। फिर एक बहुत माने हुए राइटर है हमारा आसिम मजुमदार, और उनकी मल्टी वॉल्यूम बुक आई हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया। और इस तरीके से इन लोगों ने फ्यूचर में और भी हिस्टोरियंस को काफ़ी इंस्पायर किया कि हाँ आप लोग लिखो इंडिया के बारे में, है ना। ऐसे एक के पी जायसवाल जी आए, इन्होंने बताया कि इंडिया में रिपब्लिक्स हुआ करते थे, सेल्फ गवर्नमेंट करती थी एंशिएंट इंडिया में, है ना। तो इस तरीके से एक न्यू ट्रेंड इंडियन हिस्ट्री में शिफ्ट हुआ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखना ज़्यादा शुरू किया गया। पहले सिर्फ क्या होता था, राजा के बारे में, राजा ने क्या किया क्या नहीं किया, अपनी लाइफ में क्या क्या किया, यही सब मेंशन होता था, सारा कुछ राजा 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 राजा, आम जिंदगी के बारे में बहुत कम लिखा जाता था। लेकिन एक ट्रेंड बाद में ऐसा सेटअप हो गया जहाँ पे लोगों पे सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बहुत फोकस किया जाने लग गया, है ना। कि वो किसी भी जमाने में, चाहे एंशिएंट मिडिएवल में या मॉडर्न में, सोसाइटी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी किस तरीके से थी, उस पर फोकस किया जाने लग गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, राजा व राजा बैक सीट पे चले गए कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं देखो, सोसाइटी में अगर प्रॉस्पेरिटी है तो राजा अच्छा था, सोसाइटी अच्छी चल रही है तो राजा अच्छा है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो राजा अच्छा, अगर नहीं है तो सब बेकार है, राजा वैसे ही बेकार है, उसके बारे में लिखो ना लिखो बात बराबर हो जाएगी। एक किताब आई द वंडर दैट वाज इंडिया, ए एल बशम जी, है ना। इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा इसी ट्रेंड पे। फिर डी डी कौशाम्बी जी ने एक किताब लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन्होंने भी सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो इस तरीके से एक ट्रेंड सेटअप हो गया सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में लिखना। पहले हम किस पे फोकस करते थे, सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में, फिर धीरे धीरे फोकस होना चालू हो गया अब सिर्फ और सिर्फ आजकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में मेंशन किया जाता है। ठीक, तो चेंज इन द नोशन ऑफ हिस्ट्री है ये। थीम्स तो यार देखो, क्या क्या थीम्स हो सकती हैं। आप किसी भी थीम को लेकर के आप हिस्ट्री लिख सकते हो एक पीरियड में, है ना। अब मान लो आप एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री लिखना बैठे हो, तो अब आप दिमाग में लगाओगे, आप या तो सब कुछ कवर करो, उस जमाने में राजा कौन कौन था, उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, है ना, वो सारा कवर करो। या फिर आप एक थीम पकड़ लो। थीम कैसे, जैसे सोशल इकोनॉमिक, सोशल एक थीम हो सकती है, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल या कल्चर, एक एक थीम्स इनको कहते हैं। ठीक है, आप इनको पकड़ लो, तो इनको पकड़ के आप लिख सकते हो, है ना। हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ सोशल पे ही फोकस करो, सोसाइटी पे फोकस करो, एंशिएंट जमाने में क्या सोसाइटी थी, कैसी थी, क्या चेंजेस आए उसमें, या आप इकोनॉमिक के थ्रू ही आप उसको डिसाइड करो, बट या रिलीजियस के बारे में ही करो। बट ऑफन देखा गया है कि ये जो थीम्स है ना, एक दूसरे में ओवरलैप करती हैं, और इनका मतलब बाउंड्री कहीं पे क्लियरली सेट नहीं हो पाती कि हाँ भाई ये और ये बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, आप किसी भी एक के बारे में लिखना चालू करोगे तो वो अपने आप दूसरे के बारे में भी आ जाएगा उसमें इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया हो, कहीं कोई डाउट ना हो। हमारी पूरी कोशिश रही कि आपको पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ाया जाए, और कोई डाउट हो बेझिझक एकदम आराम से कमेंट करिए, हमें पूछिए क्वेश्चन, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जो भी सवाल हो उसको दूर किया जा सके, प्रॉब्लम को दूर किया जा सके, और आप अपने एग्जाम में ज़बरदस्त तरीके से एक्सेल करें। एक बात और मैं बोलूँगा, वीडियो देखने के बाद एक बार एक चैप्टर को रीडिंग जरूर मार लेना, बेस्ट है। रीडिंग करने से आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाती है। सुन लो और फिर पढ़ लो, 2 बार सुन लो, 1 बार पढ़ लो,
आप कभी नहीं भूलोगे वो चीज़ को। ठीक है? हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाओ। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।